भाई किसी भी बच्चे के पास एक रबर बैंड पड़ा होगा क्या? हाँ जी, लड़कियों के पास यार, दे दो एक, जुल्फों को लहराने दो, हवा में जाने दो। देखो यार, चलो एक नॉर्मल रबर साइज क्या होता है? रबर बैंड का साइज दिस वन, राइट है, ठीक है। क्या होगा जब हम इसे खींचेंगे? हम इसे खींचे तो कितना खींच सकते हैं, है ना? होगा ना ऐसा? इससे ज्यादा खींचेंगे तो टूट जाएगा, राइट? यानी इसके नॉर्मल साइज और इसको खिंचाव के बीच में जो भी हम इसको जितना स्ट्रेच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। यानी उस रबर बैंड की क्या है? वो इलास्टिसिटी है, मतलब लोच है। क्लियर है बात? तो हम ये कहते हैं कि हमारी जो डिमांड है वो किसकी वजह से फ्लक्चुएट हो रही है बेटा? प्राइस की वजह से, राइट है ना? लेकिन क्या ये जरूरी है कि जितने भी प्राइस बढ़ेंगे उतना ही डिमांड घटेगी? भाई अगर मैं ये कहूं कि अगर किसी चीज की कीमत 10 रुपए बढ़ गई है, तो अगर हम किसी चीज की क्वांटिटी 50 यूज करते थे एक पर्टिकुलर किसी प्राइस पर, तो क्या उसकी क्वांटिटी भी 10 ही गिराएंगे हम? यानी जितना प्राइस में चेंज होगा क्या उतना ही क्वांटिटी में भी चेंज होगा? नहीं। ये वरी करता है, डिपेंड करता है किस पर? कि वो गुड्स का नेचर कैसा है, गुड्स का नेचर कैसा है। अब जरा ध्यान से समझना बेटा, कुछ बातें मैं यहां पर समझाने जा रहा हूं। ये जो गुड्स का नेचर होता है ना, ये डिफरेंट वे में होता है। जैसे अगर हम कहें कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल समझते हो ना बेटा? बहुत जरूरी चीजें होती हैं, जैसे भाई डेली नीड्स वाली, जैसे वीट हो गया, दूध हो गया, वेजिटेबल हो गए। आप देखो इनकी कीमतें अगर बढ़ भी जाती हैं तो हम इसकी पूरी डिमांड कम नहीं करते, या करते हैं? हाँ जी, नहीं बेटा, किसी भी घर में ये डिपेंड नहीं करता कि अगर वीट के रेट बढ़ गए हैं तो आप वीट ही लेना बंद कर दोगे, पॉसिबल ही नहीं। कम कितना करोगे? अपने घर वालों को ये कहोगे बेटा आज दो रोटी की जगह 1 रोटी खा, या 4 रोटी की जगह 3 रोटी खा, ऐसा करोगे क्या? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करेंगे हम, है ना? दूध की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो कितनी बढ़ती हैं? 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये बढ़ जाएगी, 4 रुपये बढ़ गया, चलो मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या बनिया बुद्धि है हमारी? लेकिन क्या 4 रुपये बढ़ने पर भी जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उससे ये कह देंगे कि बेटा 4 रुपये दूध बढ़ गया है तो तेरे को जो पूरी शीशी मिलती थी अब उसमें से 1/4 हिस्सा कट जाएगा? क्या हम ऐसा करेंगे बेटा? नहीं करेंगे। तो कुछ चीज, चलो ये तो एक अलग बात हो गई। अब मैं नेसेसिटीज गुड्स की बात करता हूं। भाई मेडिसिन हम जानते हैं सबके लिए बहुत नेसेसिटी गुड होता है ना? एक घर में पेशेंट है, ठीक है, उसके लिए जो मेडिसिन आती थी, अगर उसका एक स्ट्रिप पूरा मान लीजिए 500 रुपए का आता था, अब उसकी कीमत 700 रुपए या 800 रुपए हो गई, तो क्या हम मरीज से ये कहेंगे बेटा महंगी हो गई है, अब तू आधी गोली खा और ठीक हो जा? नहीं कर सकते ना। या इसको उल्टा करके देखें कि वो जो 500 रुपए की स्ट्रिप थी अब वो 250 रुपए की रह गई, तो क्या कहने वाले हो मरीज से? बेटा सस्ती हो गई है, 2 खा, है? ऐसा करेंगे क्या? भाई जो डॉक्टर ने बताई है, प्रिस्क्रिप्ट जो की है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी डोजेस देंगे, राइट है ना? तो हमारे कहने का सिंपल सा फंडा है, जो चीजें एसेंशियल होती हैं, कैसी होती है? एसेंशियल, या जो चीजें नेसेसिटीज गुड्स होती हैं, उनकी डिमांड प्राइस के कम होने पर या ज्यादा होने पर उनमें परिवर्तन होता है, लेकिन बहुत माइनर होता है, या कहें बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, यहां प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होगी? या तो बिल्कुल शून्य होगी और या फिर बहुत कम होगी, राइट है ना? अब यहां पर समझो पहली बात कि प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या रहा। फिर प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब है जब कीमतों में परिवर्तन हो जाने के कारण डिमांड में जो चेंजेस आते हैं उसे हम क्या कहते हैं?
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ में आई बात या नहीं आई? तो क्या लिखेंगे हम इसे? the percentage change in demand due to percentage change in price is called elasticity of demand। ठीक है बेटा, क्लियर है कहानी? जितना परिवर्तन हमारे प्राइस में हुआ उसकी वजह से डिमांड में होने वाले चेंजेस को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। राइट है? इसको निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं बेटा, दो फॉर्मूले हैं बेसिकली। पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है? ईडी बराबर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। पहला फॉर्मूला तो ये है बेटा, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है? ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये दो फॉर्मूले वर्क करेंगे पूरे चैप्टर में, और पूरा चैप्टर सिर्फ इन्हीं दोनों फॉर्मूले पर बेस्ड है और आसानी से निकल जाएगा ये चैप्टर। राइट है? क्लियर है कहानी? अब जब ऐसी बात आती है तो हमें अभी हमने कहा कि जो प्राइस है, प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा कम चेंज आता है, कई बार बहुत ज्यादा आता है, कई बार बिल्कुल भी नहीं आता। तो ऐसे में हम कहते हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये कितनी डिग्रीज होती हैं? हमने कहा मेन डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी, मेन डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी, या इसको दूसरे तरीके से कहूं तो कहूंगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कितने तरीके की होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या हम मोबाइल को बढ़ा या घटा सकते हैं बेटा? हाँ जी, क्या हम मोबाइल को साइड से बढ़ा सकते हैं या ऊपर से बढ़ा सकते हैं? क्या नहीं बढ़ा सकते। यानी मोबाइल कैसा है? परफेक्टली इनइलास्टिक है, खिंच नहीं सकता, यानी उसमें लोच नहीं है। रबर में लोच है, उसको खींचा जा सकता है। सेम इसी तरीके से हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक क्या है? जब डिमांड प्राइस में तो चेंज होता रहे, प्राइस कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, प्राइस कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, लेकिन हमारी डिमांड चेंज ना हो, तो ये क्या कहलाता है बेटा? परफेक्टली इनइलास्टिक। समझ में आई बात? हाँ जी, किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ सकता है, अभी बताता हूं। ठीक है, पहले एक बार लिख देते हैं इसको, फिर फटाफट इसका एग्जाम्पल भी लेते हैं। लिखते हैं when demand does not change as a result of change in price is called perfectly inelastic demand।
यानी हमने कहा जब कीमतें बढ़ती रहें या घटती रहें, कीमत बढ़ जाए या घट जाए, लेकिन हमारी डिमांड जितनी थी उतनी ही रहे, ऐसे गुड्स कौन से हो सकते हैं यार? अब ये भी बताया था, नेसेसिटीज गुड्स, या फिर जिन गुड्स पर हमारी इनकम का बहुत छोटा सा पार्ट खर्च होता है, द वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अवर टोटल इनकम इज स्पेंट, इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैच बॉक्स, हमारी टोटल इनकम कितनी भाई? 10,000, 15,000, लाख रुपए, जो भी है, वॉटेवर। हम घर में माचिस की तिल्ली यूज करते हैं, माचिस यूज करते हैं जोत जलाने के लिए, गैस जलाने के लिए, या सुट्टा फूकने के लिए। आजकल तो खैर लाइटर फूकते हैं लोग, है ना? तो आप सोच के देखो, अगर एक मैच बॉक्स जो कितने का आता है, 2 रुपए का, 1 रुपए का, अगर उसकी कीमत 1.5 रुपए हो जाए या 2 रुपए हो जाए, तो क्या हम मैच बॉक्स की क्वांटिटी को कम कर देंगे? करेंगे क्या? हाँ जी, कर भी सकते हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग। मुझे पता था यही कहेगा। कैसे कम करेंगे भाई? अब तुम अगर गैस जलाना चाहते हो तो मतलब कैसे जलाओगे उसको? हाँ जी, लाइटर लेके। लाइटर कितने का आता है? 10 रुपए का मान लीजिए। अच्छा, तो जो बड़े वाला आता है वो कितने का आता है? 100-150 रुपए का आता होगा यार, है ना? यानी तुमसे 1 रुपया तो खर्चा नहीं जा रहा, तुम 150 रुपए खर्चोगे। देखो कमाल की बात। हाँ जी, हाँ, ये आदिवासी बन जाएगा उस टाइम। इसको याद आएगा वो पुराना जमाना जब ये जैसे वो आग लगाया करता था, 2 पत्थर लेगा, सर जल गया, चूल्हा ही वो ले लेगा जो बटन ऑन कर देगा, है ना? तो भैया ये कहानी तो खैर बेवकूफ़ों वाली है कि हम माचिस की तिल्लियों की भी कुर्बानी कर देंगे रेट बढ़ते ही। तो भैया सीधी सी बात है, जिन चीज़ों पर हमारी इनकम का बहुत कम पार्ट खर्च होता है, उन चीज़ों की डिमांड हम प्राइस बढ़ने पर कम नहीं करते। ओके है ना? ओके, क्लियर? तो समझ में आ ही गया होगा ये। तो ऐसे में इसका कर्व कैसा बनता है बेटा? हम ये कह रहे हैं डिमांड कांस्टेंट है, ये मान लीजिए प्राइस है, ये क्वांटिटी है। प्राइस कांस्टेंट है, सॉरी, प्राइस चेंज हो रहा है, 2 से 4 हो गया, लेकिन डिमांड कांस्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे में कर्व कैसा बनेगा बेटा? देखो, प्राइस इतने थे 2 रुपए, तो क्वांटिटी कितनी कर रहा था? 2 की क्वांटिटी की डिमांड कर रहा था। प्राइस बढ़ गए, P1 हो गया, तो भी ये उतनी ही डिमांड कर रहा है। तो डिमांड क्या बन गई यहां पर? परफेक्टली इनइलास्टिक। याद रख लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परफेक्टली इनइलास्टिक सिचुएशन में डिमांड कर्व कैसा होता है? यू विल से पैरेलल टू OY एक्सिस। क्लियर है बात? समझ में आती है इतनी सी? हाँ जी, ओके, नोट कर लिया? शुक्ला, तू कभी मेरे साथ नहीं चलेगा ना? तू हमेशा मेरे अगेंस्ट चलेगा ना? है ना बेटे? कर कहाँ? कहाँ? ये इंसान वो इंसान है जो हमेशा मेरे अपोजिट चलना चाहता है। इसका सिस्टम ही अलग है ना बेटे? ये पुनीत सुपरस्टार की जगह क्या है? ये शुक्ला सुपरस्टार। हाँ जी, अब दूसरा पॉइंट लेते हैं बेटा, परफेक्टली इलास्टिक। क्या लेते हैं? परफेक्टली इलास्टिक।
जरा याद करें वापस एक बार इसको, क्या लिखा था यहां पर? जब डिमांड चेंज नहीं हो रही, प्राइस चेंज हो रहा है, राइट है। अब उल्टा हो गया, ये क्या होगा? यहां पर प्राइस कांस्टेंट होंगे लेकिन फिर भी हमारी डिमांड चेंज हो जाएगी। ऐसा होता है क्या? कैसे? ऐसा तब होता है बेटा, जैसे मान लीजिए हमारे घर में 5 मेंबर्स हैं, तो हम 3 किलो दूध की डिमांड करते हैं, प्राइस है भैया 50 रुपए। हाँ जी, क्या कह रहे हो? एग्जाम्पल चेंज करूं? चेंज कर देते हैं यार। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यार, दुनिया भर के एग्जाम्पल्स हैं। हमारी डिमांड बदलती रहेगी जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? नहीं, ड्यू टू अदर फैक्टर्स। यहां प्राइस कांस्टेंट है बेटा। प्राइस कैसे है? कांस्टेंट है। किसी भी गुड्स की डिमांड देख लो आप, अगर आपके घर की पॉपुलेशन ज्यादा है, अगर आपके घर की पॉपुलेशन ज्यादा है तो आप चीजों को ज्यादा खरीदोगे, और उनमें से कुछ लोग बाहर चले जाएं तो डिमांड कम कर दोगे अपने आप ही ऑटोमेटिकली। या इसको इस तरीके से देखो, मान लीजिए आपके घर में 5 मेंबर्स, उनमें आप लोग 10 किलो आटा यूज करते हो एक महीने में। अब उनमें से 3 मेंबर बाहर घूमने चले गए महीने भर के लिए। कहाँ गए? तुम भी तो यही कहते हो, सर कहीं गया था, तो वो भी कहीं गए, है ना बेटे? तो ऐसे में भी क्या आप 10 किलो आटे की ही डिमांड करेंगे? ऑब्वियसली कम हो जाएगी, है ना? तो हम यहां पर लिखते हैं when the demand of a commodity changes but the price remains constant, it is called perfectly elastic demand। जैसे अभी अभी मैंने बताया बेटा, ये मान लीजिए प्राइस है, ये क्वांटिटी है। प्राइस अभी अभी मैंने क्या बताया? मान लीजिए प्राइस कांस्टेंट है, 2 ही रहे, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी डिमांड चेंज हो गई। तो ऐसे में ये प्राइस 2 पर कितनी डिमांड? 2 की, और 2 पर ही 4 की डिमांड। तो ऐसे में हमारी डिमांड बढ़ रही है, और हमारा डिमांड कर्व देख रहे हैं आप कैसा है? पैरेलल टू OX। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आ जाए, जैसे मान लीजिए आप एक आइसक्रीम खाने गए, आपको आइसक्रीम पसंद आई, ठीक है, आपने उसकी 2 क्वांटिटी और ले ली, प्राइस तो सेम ही था लेकिन फिर भी आपकी डिमांड बढ़ गई। दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। राइट है भाई? कोई कंफ्यूजन? श्योर? चलें आगे? बढ़िया। नहीं, रुक गया भाई। तेरे को कुछ कहते भी रोई हूँ, चोर की दाढ़ी पे तिनका। क्या? हाँ जी, डन है? चलें आगे। ओके, तीसरा पॉइंट लेते हैं भाई। तीसरा पॉइंट प्लीज। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? आए मेरा बच्चा बड़ा तेज चिल्लाया भाई। मोर देन इलास्टिक डिमांड। नाम से ही जाहिर है, प्राइस में जो चेंज हो रहा है
उसकी तुलना में डिमांड में चेंज ज्यादा हो रहा है। प्राइस अगर थोड़े से बढ़ते हैं तो डिमांड बहुत ज्यादा घट जाती है। ऐसा कब होता है बेटा? किन गुड्स के साथ होता है? जिन चीजों के यूज को हम पोस्टपोन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पोस्टपोन कर सकते हैं, यानी लग्जूरियस गुड्स। गाड़ी ऑब्वियसली, ठीक है ना, लग्जूरियस आइटम। जितने भी लग्जूरियस आइटम हैं उनमें अगर जरा सा भी चेंज आ जाए प्राइसेस में तो हम क्या करते हैं? उसकी डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाती है। राइट? क्लियर है? देखिए, व्हेन द परसेंटेज चेंज, हाँ जी बेटा, भाई यदि आप लोगों की आपसी बातचीत बंद हो गई हो तो पढ़ाई पे ध्यान दे लो, क्योंकि फिर उसके बाद ये करोगे नहीं समझ में आया क्या। देखो यार, ये ना जो चेंज आपको देखने को मिलता है प्राइस में, जैसे प्याज में या फिर टमाटर में या नमक में, ये एक टाइमली चेंज होता है। टाइमली चेंज मतलब कुछ टाइम के लिए चेंजेस आते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि सप्लाई कम हो गई है। समझ में आ रही है बात? जब सप्लाई कम हो जाती है तब ये रेट हाइक पर जाते हैं, अदरवाइज इनके रेट बहुत नॉर्मल रहते हैं। समझ में आ रही है? ये जो फ्राइडे मार्केट है ना, इसी में तुम देखना कुछ महीनों बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आप देखोगे यहाँ पर ये 10-10 रुपए 20-20 रुपए किलो में बिक रहे होंगे आराम से। अभी प्रोडक्शन कम है, सप्लाई कम है। सप्लाई कम है तो डेफिनेटली थोड़ा इफेक्ट कर रहा है। देखिए, अब हमने कहा जैसे प्राइस में हमने क्या किया, 2 रुपए से 3 रुपए कर दिया, यानी प्राइस में कितना चेंज हुआ है? सिर्फ 1 रुपए का। लेकिन अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो हम कहते हैं 4 से 2 हो जाना। क्या? प्राइस बढ़े हैं बेटा, प्राइस बढ़े हैं तो डिमांड कैसे बढ़ जाएगी? कौन कह रहा है ये? मास्क वाला? अच्छा, नशे में रहने लग गया ये भी लड़का, सस्ता नशे का शिकार हो गया ये भी लड़का। देखो जरा, 2 पर कितनी डिमांड हो रही थी? 4 की। और 3 पर कितनी हो रही है? तो हम क्या देख रहे हैं? ये बहुत ज्यादा फ्लैट है। क्या है ये? फ्लैटर है। तो यहां पर प्राइस हमारे इंक्रीज हुए और डिमांड हमारी कम हो रही है। ठीक है? अगर हम देखें इसमें जो गैप है वो इससे कम है, यानी डिमांड में चेंजेस ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू प्राइस। ठीक है? इसीलिए इसको क्या कहा हमने? क्या है ये? मोर देन इलास्टिक डिमांड। राइट है? समझ में आ रहा है भाई साहब? पक्का? मैडम समझ में आ रहा है? ओके, चलिए आगे। नंबर 4, लेस देन इलास्टिक डिमांड।
अब लेस देन इलास्टिक है तो डेफिनेटली लेस होगी डिमांड में चेंजेस एज कंपेयर टू प्राइस। प्राइस ज्यादा होगा और डिमांड हमारी कम चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी भाई ने एग्जाम्पल दिया था, जैसे मान लीजिए टमाटर के रेट ज़्यादा बढ़ गए, तो ऐसा थोड़ी हमने टमाटर खाने ही बंद कर दिए, हमने उसकी क्वांटिटी कम कर दी। ये सच है, हमने क्वांटिटी उसकी कम कर दी। अब मान लीजिए जैसे तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आ जाए, तो तुम ये थोड़ी देखोगे कि टमाटर महंगा है तो टमाटर मत डालो सब्जी में, करोगे क्या ऐसा? हाँ, तुम बेटा फोन करके कह दोगे अरे आते हुए ना 2 किलो टमाटर लेते आना, तभी सब्जी बन पाएगी, नहीं तो आना ही मत, है ना। फ्रूट्स मत लाना, टमाटर ले आना, 2 किलो टमाटर। सलाद में भी खिलाएंगे भाई साहब तुम्हें, मजेदार। तूने तो बेटे वही बात कर दी, जैसे एक बार प्याज महंगा हुआ था ना, तो उस पर बड़ी मीम्स बनी थी, बहुत सारी रील्स बनी थी। पति अपनी पत्नी के लिए ज्वेलरी की जगह ला रहा है वो कानों के बनाकर प्याज की कुंडल, है ना। कुछ ऐसे ही कहानी होने वाली है ना तुम्हारे साथ। तू टमाटर के लाएगा बेटा, दिख रहा है मुझे। शुगर कर तेरी शादी नहीं हुई अभी, नहीं तो तू बीवी को टमाटर में वैसे ही देता। बीवी कहती मेरे को ज्वेलरी ला दो, तू उसे टमाटर ला कर देता और वो उसमें भी खुश हो जाती, है ना, वो उसमें भी खुश हो जाती। हाँ जी। सो अब हम लिखते हैं इसको, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड is less than the percentage change in price, it is called less than elastic demand. For example, essential goods, ठीक है जी। हाँ जी, देखो एसेंशियल, यहां पर एसेंशियल का मतलब क्या है बेटा, जो डेली यूजेस की चीजें हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गई, स्पाइस हो गए, घी हो गया, तेल हो गया, इन चीजों पर थोड़ा सा कम कर देंगे हम, ध्यान से यूज करना शुरू कर देंगे उसका। जैसे पहले हम देसी घी मस्त खाते थे भाई, इतनी सब्जी होती थी, इतना घी होता था, फट से डाला मजेदार तरीके से। अब घी महंगा हो गया तो भैया चम्मच का साइज छोटा हो गया, बेटा इतने में गुजारा कर ले। और आने वाले टाइम में तो क्या होगा, बूंद डाल देंगे, और कई बार तो कह देंगे ले बेटा देख लिया ना, खा ले खाना, है ना बेटे। नहीं सर ऐसे क्या पता, हमें क्या पता, है ना। नेक्स्ट आगे देखो, अब यहां पर अगर हम दिखाएं इसको, ये प्राइस और ये क्वांटिटी, हमने कहा प्राइस में होने वाला चेंज डिमांड में होने वाला चेंज प्राइस में होने वाले चेंज से कम होता है, राइट है। जैसे हमने कहा प्राइस में हो गया 2 रुपए से 4 रुपए चेंज, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी जो हुई वो 4 से 3 हुई, यानी इसमें सिर्फ 1 का परिवर्तन आया। समझ में आया या नहीं आया? अब देखो उसको ग्राफ से कैसे दिखाएंगे। ये प्राइस है 2, ये 4, ये क्वांटिटी है 2 और ये 4। 2 पर कितनी डिमांड कर रहा है, 4 की, और 4 पर कितनी कर रहा है, 3 की। 3 कहाँ होगा भाई, यहां। अब ऐसे में डिमांड कब कैसा हो गया, ऐसा, लेस फ्लैटर, राइट है। अब इसमें क्या देखने को मिला हमें कि जो डिमांड में होने वाला चेंज है वो कम है
और प्राइस में होने वाला चेंज ज्यादा है। तो ये हो गया हमारा प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी। दैट है लास्ट पॉइंट, इक्वल टू यूनिट भाई। यानी हम कहते हैं जब प्राइस में होने वाला चेंज बिल्कुल डिमांड में होने वाले चेंज के बराबर होता है तो वो क्या कहलाता है, इक्वल टू यूनिट। ठीक है जी। ऐसा होता है क्या कभी, ऐसा होता है क्या? नहीं देखने को मिलता ऐसा, या तो कम होगा या ज्यादा होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि नाप तोल के बराबर कम करेंगे हम, थोड़ा मुश्किल है यार। ठीक है, तो लिखो, बाप रे, व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू percentage change in price, it is called equal to unit elastic demand। ठीक है जी। अब इसको दिखाएं कैसे, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, 2 से 4 और ये 4 से 2। ये प्राइस 2 से 4, ये क्वांटिटी 2 से 4, 2 पर डिमांड 4 और 4 पर 2। इन दोनों में होने वाला चेंज कैसा है, बिल्कुल बराबर, इक्वल। तो 2 से 4 डिमांड घट रही है और प्राइस बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है, सारा समझ में आया बेटा? पांचों पॉइंट समझ में आ गए, यानी डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी भी हमारे पास खत्म। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का और चैप्टर खत्म। लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मेन फैक्टर विच इन्फ्लुएंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें देखने को मिलती है। राइट है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा है नहीं। मेन फैक्टर्स which influence the demand, which influence elasticity of demand। या what are the factors of elasticity of demand। सबसे पहला तो बेटा प्राइस ऑफ गुड्स ही है ना। क्या है, प्राइस ऑफ गुड्स। हाँ भाई, किन चीजों की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, अभी अभी मैंने बताया था। जिनके प्राइस कम होंगे उनकी प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होगी, कम होगी, है ना। जिनके प्राइसेस कम होंगे उनकी प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होगी, कम होगी। क्यों, अभी अभी मैंने बताया कि अगर किसी चीज पर, मान लीजिए माचिस की डब्बी है, उस माचिस की डब्बी को खरीदने के लिए हम 1 रुपया खर्चते हैं। अगर वो 1 रुपये 10 पैसे या 1 रुपये 20 पैसे की हो जाए तो क्या हम उसकी डिमांड कम कर देंगे, नहीं करेंगे। राइट है ना। तो हम क्या कहेंगे, द गुड्स विच हैज हाई प्राइसेस have perfectly inelastic demand, perfectly inelastic demand,
और लेस देन इलास्टिक डिमांड। यानी इसका क्या मतलब है, कुछ लोगों के लिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ परसेंटेज लोग होंगे जो माचिस की डब्बी भी कम खर्चेंगे। जैसे अभी अभी शुक्ला भाई ने कहा था, तो हमने मान लिया, उसको भी यहां पर लाइन में हमने डाल दिया, राइट है। बट दोज गुड्स विच हैज हाई प्राइसेस, बट द गुड्स दोज हैव हाई प्राइस, अरे लेस प्राइस होना चाहिए था यार, उल्टा कर दिया यार, इधर लेस कर दो बेटा, इधर लेस कर दो, इधर हाई करो। आप हाई प्राइसेस हैव मोर देन इलास्टिक डिमांड। Now decide yourself, substitute goods. सोचो बेटा, अगर मार्केट में किसी चीज का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, अगर मार्केट में किसी चीज का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो उसकी डिमांड पर कैसा फर्क होगा, हाईली इलास्टिक होगा। और जिन चीजों के सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे, लेस इलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक, राइट है ना, क्लियर है ना कहानी। ठीक है जी, क्लियर है, पॉइंट समझ में आया। अब तीसरा पॉइंट और डिसाइड करो अपने आप, नेचर ऑफ गुड्स, राइट है ना। हटा दो इसको, ओके ओके, लिख लो, लिख लीजिए। गोपाल तेरी नजरें बहुत ज्यादा पीछे जा रही हैं आज, तू बहुत पीछे घूम रहा है, लग रहा है तू ठीक हो गया। हाँ जी, सब्स्टिट्यूट का मतलब हमने बताया था बेटा, व्हेन अ गुड इज रिप्लेस विद अनदर गुड विद द सेम सेटिस्फैक्शन, कि जब एक चीज का यूज हम दूसरी चीज के लिए कंपैरिजन में, या एक चीज को हटा के हम दूसरी चीज यूज कर लें, तो वो उसका सब्स्टिट्यूट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल परफ्यूम, अगर हम देखें, आप डेनवियर की जगह कोई और यूज कर लो, ठीक है, या फिर हम कहें भाई टी की जगह कॉफी पी ली, तो ये सब क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। क्लियर है कहानी, बढ़िया जी। अभी तीसरा पॉइंट हमने क्या कहा, नेचर ऑफ गुड्स। तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है यार, जो चीजें असेंशियल हैं या बहुत ज्यादा नेसेसिटीज गुड्स हैं, उनकी डिमांड कैसी होगी, लेस देन इलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक। लेकिन जो चीजें लग्जूरियस हैं, उनकी डिमांड कैसी होगी, हाईली इलास्टिक होगी, उसमें कम या ज्यादा हम कर लेंगे। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है जिसको हम, जो नेसेसिटीज है हमारे लिए, क्या हम उसको चेंज कर पाएंगे, क्या उसकी डिमांड को कम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो हमने यही लिखा,
all the necessities and essential goods have less than or perfectly inelastic demand while the luxurious goods has highly elastic demand. हाईली इलास्टिक डिमांड. क्लियर है बेटा? नेचर ऑफ गुड समझ में आ गया या नहीं आया? नंबर 4 और क्या लिख सकते हैं बेटा हम इसमें? कह सकते हो जिन लोगों की इनकम कम होती है उनके लिए गुड्स की डिमांड कैसी होती है? हाईली इलास्टिक होती है. जरा से प्राइस बढ़े नहीं उनकी डिमांड कम होना शुरू हो जाती है. प्राइस कम होते ही डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है और प्राइस बढ़ते ही डिमांड कम होना शुरू हो जाती है. क्लियर है ना कहानी? समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? एक पॉइंट लेकिन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिखना बेटा. अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट. अवेलेबिलिटी लिख सकते हो बेटा ऑफ पोस्टपोनमेंट. ध्यान से समझना बेटा, पोस्टपोनमेंट का क्या मतलब होता है कि किसी चीज को आज यूज ना करके हम भविष्य में यूज कर लेंगे, फिर कभी यूज कर लेंगे. तो जिन चीजों के प्रयोग को द गुड्स विच कैन बी पोस्टपोन फॉर द फ्यूचर कंजम्पशन दे हैव हाईली इलास्टिक डिमांड. हाईली इलास्टिक डिमांड. हाईली इलास्टिक, नॉट इन इलास्टिक. हाईली इलास्टिक क्यों? क्योंकि उसके जरा से प्राइस बढ़ते ही आप क्या कहोगे? यार छोड़ना, अब नहीं यूज कर रहे इसको, अगले साल देखेंगे. या आप ध्यान से समझो, दिवाली के टाइम क्या होता है, जो पेंटर्स होते हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? अपने प्राइस बढ़ा देते हैं. होता है ना ऐसा? तो क्या हमारे सभी घरों में पेंट करना जरूरी होता है? हम क्या देखते हैं, यार अभी ना दिवाली के टाइम इनके बहुत भाव बढ़ जाते हैं, अभी दिवाली के या तो 2 महीने बाद कराएंगे या 2 महीने पहले कराएंगे. होगा ना ऐसा? तो इसे हम क्या कहते हैं? पोस्टपोनमेंट. अगर हमने किसी चीज को भविष्य के लिए टाल दिया तो क्या हो गया? वो हाईली इलास्टिक हो गया. और जिन चीजों के प्रयोग को हम भविष्य के लिए नहीं टाल सकते वो है परफेक्टली इनइलास्टिक या फिर लेस इलास्टिक. राइट है? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कुछ समझ में आ रहा है? कंसेप्ट कहां जा रहा है? हाँ जी, क्या समझ नहीं आया? क्या पूरा चैप्टर? बेटा पोस्टपोनमेंट क्या है? देखो ध्यान से समझना. जैसे मान लीजिए आप एक इंस्टीट्यूट में ऐसे में पढ़ते हैं जहां पर अगर आप एक दिन फीस ना दे तो आपको कोचिंग सेंटर से बाहर निकाल दिया जाए. ध्यान से समझना बेटा मेरी बात को. तो ऐसे में आप फीस सारे काम को टाल दोगे लेकिन फीस नहीं टाल पाओगे. होगा ना ऐसा? तो ऐसी स्थिति में जो फीस आपने रखी या दी वो क्या हो गई? परफेक्टली इनइलास्टिक. राइट? लेकिन आप अगर ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो जहां पर आप रिक्वेस्ट करके ये कह दो सर इस बार नहीं दे पाएंगे, अगले महीने दे देंगे, तो वो कैसी हो गई? हाईली इलास्टिक. पोस्टपोन कर दिया ना आपने फीस को, तो ये कहलाया हाईली इलास्टिक. और जिन चीजों को आप टाल ना सको वो कहलाती हैं इनइलास्टिक. भैया समझ में आई बात या नहीं आई? जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम होने वाला है. क्या होने वाला है? बोर्ड एग्जाम होने वाला है. आप लोगों को सबको मालूम है चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान हो जाए, लेकिन आपके जो डेट शीट आ गई प्री बोर्ड एग्जाम्स की वो नहीं टलेगी, है ना? चाहे आपको बुखार हो जाए,
चाहे आपके छीके लग जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको पेपर तो देने जाना पड़ेगा, आप उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? तो ऐसे में जो पेपर होगा वो क्या होगा आपके लिए? इनइलास्टिक होगा, राइट है ना। लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में अगर मैं आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स देख लूं या आपके यूनिट टेस्ट देख लूं, आप में से कई बच्चे कहेंगे सर मैं तो यूनिट टेस्ट भी नहीं देकर आया, मेरे को फीवर हो रहा था। आपने क्या किया? उसे टाल दिया। जिसे हम टाल सके वो है परफेक्टली हाईली इलास्टिक, और जिसे ना टाल सके वो क्या है? इनइलास्टिक या लेस इलास्टिक, राइट है। क्लियर है कहानी? ओके है। बस भैया यही है चैप्टर, और करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में बेटा। हाँ जी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी आएगा बेटे। पॉइंट्स तो आप जितने चाहो उतने लिख लो। मैंने आपको कहा 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स भी अगर दिमाग में बैठ गए तो समझो हमारा काम हो गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा।